अमीर सास ने दी गरीब बहू को रॉयल फैसिलिटीज। रोहन कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। कभी खिड़की की ओर जाता तो कभी दरवाजे की ओर। अरे यार, ये मम्मी से कैसे कहूँ? मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, हैंडल पकड़ता है, फिर वापस पलटकर कमरे में घूमने लगता है। ऐसा वो 2 से 3 बार करता है, फिर गहरी सांस लेकर रुक जाता है। अब तो बात करनी होगी, अब और टाल नहीं सकता। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और बाहर निकल जाता है। रोहन संकोच के साथ माँ के पास आता है। मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या हुआ बेटा, बताना। मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है, लेकिन वो गांव की है, बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मम्मी, और उसी से शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर रोहन अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, जैसे उसकी डांट लगने वाली हो या मम्मी उसको मारेंगी। अचानक उसकी मम्मी हल्का सा हंसने लगती है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद चाहती थी कि हमारे घर में तेरी पसंद की संस्कारी बहू आए। रोहन आंखें खोलकर हैरान होकर माँ की ओर देखता है। देख बेटा, इन तीनों बहुओं को ही देख ले। पूरा दिन बस टेक्नोलॉजी में उलझी रहती है, मोबाइल में घुसी रहती हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में जलती रहती है, लेकिन घर की देखभाल किसी को नहीं करनी। मुझे तो हमेशा से एक ऐसी बहू चाहिए थी जो साधारण हो, संस्कारी हो और घर को अच्छे से संभाले। अरे वाह मम्मी, मुझे तो लगा था आप इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं तो बहुत बड़ी हिम्मत करके आपके पास कहने आया था, मगर आप तो इतनी जल्दी मान गई। मम्मी बेटे के सिर पर हाथ फेरती है और उसे गले से लगा लेती है। बेटा, जब बात दिल के प्यार और सच्चाई की हो तो माँ कभी ना नहीं करती। रोहन की आंखों में खुशी और सुकून दिखता है। कुछ दिनों बाद रोहन की शादी हो जाती है। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी गृह प्रवेश की। घर के दरवाजे पर फूलों की झालरें और रंगोली बनाई गई थी। सामने चांदी का कलश रखा था और कुमकुम से सजी थाली। विद्या पर पल्लू रखे खड़ी थी। उसने चमचमाता लाल लहंगा पहना था, लेकिन उसका पहनावा और पल्लू रखने का अंदाज बिल्कुल गांव वाला लुक दे रहा था। तीनों देवरानियां पास खड़ी होकर आपस में कानाफूसी करने लगी और ताने मारने लगी। मम्मी जी, इस बार तो आप सचमुच एंटीक पीस उठा लाई हैं। देखिए जरा, कितने पुराने जमाने की बाहुली जैसी लग रही है। नैना, याद रखो, ये जैसी भी है, तुम तीनों से तो कहीं ज्यादा अच्छी है। नैना चुप हो जाती है। विद्या की आंखें नम हो जाती हैं। अरे यार, मैं तो हमेशा अपनी जेठानी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ, लेकिन मम्मी जी आपने तो इस बार गांव से उठाकर बहू ला दी। अगर मैंने इसकी वीडियो पोस्ट कर दी तो मेरे तो फॉलोअर्स और कम हो जाएंगे। अरे ये तो बिल्कुल टीवी सीरियल की बहू लग रही है। भारी भरकम लहंगा, लंबा सा पल्लू। अब देखना, ये तो घर का काम करते करते रो पड़ेगी। इतना कहकर वो हंसते हंसते वहां से चली जाती है। विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो चुप रहती है। नंद, रिया, ससुर जी और सास तीनों बहुत प्यार से विद्या के पास आते हैं। भाभी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। बेटा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से ये घर तुम्हारा भी है। गृह प्रवेश के बाद विद्या सबके पैर झुककर छूती है और आशीर्वाद लेती है। मम्मी, अब तो भाभी को अपना रॉयल ट्रीटमेंट दिखा दो ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। सास ताली बजाती है। अचानक 4 नौकर सामने आते हैं। उनके हाथों में चांदी की बड़ी बड़ी थालियां होती हैं। जैसे ही वो थालियां विद्या के सामने रखी जाती हैं, उनमें ढेर सारी रॉयल मिठाइयां और पकवान दिखाई देते हैं। एक थाल में गुलाब जामुन, रसगुल्ले, राजभोग, दूसरी थाल में केसरिया फिरनी, मलाई खोया, तीसरी थाल में तरह तरह के नमकीन और ड्राई फ्रूट्स, चौथी थाल में शाही पनीर, काजू करी और गर्मा गर्म नान। बेटा, ये सब तेरे आने की खुशी में बनवाया, जरा चक्कर तो देख कैसा है। विद्या हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से थालियों को देखती है। उसकी आंखों में चमक और खुशी दिखती है। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर ससुराल है, जैसे सपनों की दुनिया। और मम्मी जी की ताली बजाते ही ये प्लेटें तो सचमुच जादू की तरह खुल गईं। वो मिठाइयां चखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, पर आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? बेटा, आज से तुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी काम या जरूरत हो मुझे बता देना। अब तू इस घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। अगले दिन सोफे पर तीनों देवरानियों की चमचमाती हैवी ड्रेस सलीके से रखी हुई थी। एक लाल रंग का हैवी लहंगा चोली, दूसरी पर्पल सिल्क गाउन और तीसरी ग्रीन कलर की हैवी नेट साड़ी। सब ड्रेस चमकती रोशनी में और भी रॉयल लग रही होती हैं। अरे वाह, ये ड्रेस तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही है। कितना सुंदर काम किया हुआ है। मैंने तो ऐसी ड्रेस कभी सपनों में भी नहीं देखी थी। वो धीरे से हाथ बढ़ाती है, सिर्फ छूकर कपड़े का कपड़ा महसूस करने के लिए। तभी पीछे से तीनों देवरानियां एक साथ अंदर आ जाती हैं। ओहो विद्या, इन कपड़ों के पास क्या कर रही हो? रहने दो, ये तुम्हारी औकात की बाहर की चीजें, इनका वजन ही तुम्हें गिरा देगा। और हाँ, छूना मत इनको।
तुम्हारे हाथ से गंदगी लग जाएगी तो मैं ये ड्रेस फंक्शन में पहन ही नहीं पाऊंगी। पता है ये ड्रेस हमने कितनी बड़ी शॉप से लाई है, तुम्हें देखकर ही इसे धुलवाना पड़ेगा। तुम तो गांव से आई हो, तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये सब डिजाइनर कलेक्शन है। तुम्हारे लिए तो गांव की साधारण साड़ी ही ठीक है, ज्यादा सपने मत देखना। तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ती हैं और विद्या चुपचाप आंखें झुका लेती है और कमरे से बाहर चली जाती है। सास सब सुन लेती है। बस बहुत हो गया, ही काम रह गया तुम तीनों के पास। विद्या बेटा तू परेशान मत हो। अब विद्या को अपने पास बुलाती है। देख मैंने तेरे लिए खास कलेक्शन मंगवाया है और ये कोई साधारण कलेक्शन नहीं है, एकदम रॉयल सिल्क साड़ी है। पूरे शहर में ऐसी साड़ी किसी के पास नहीं। तू मुंह दिखाई में ये पहनेगी ताकि सबकी आंखें तुझ पर ही टिकी रहेंगी। मम्मी जी आपने मेरे लिए इतना सब क्यों? बेटा तू हमारी बहू है और मेरी बहू को कोई छोटा महसूस नहीं करा सकता। तू चाहे गांव से आई है पर मेरे लिए तू सबसे अनमोल है। हाँ भाभी, मम्मी ने आपके लिए जो डिजाइनर कलेक्शन मंगवाया है वो तो पूरी हवेली के लिए सरप्राइज है। आप जब पहनोगी तो सब देखते रह जाएंगे। तीनों वहां से चली जाती हैं। देख रही हो मम्मी जी ने इसके लिए कैसे रॉयल कलेक्शन मंगवाया और हमें कह दिया था कि पुरानी ड्रेस बहुत पड़ी है वही पहन लेना। सही कहा, हमारी तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं रही है। हमें तो बस दिखावे के लिए रखा है और असली रॉयल ट्रीटमेंट इस गांव की लड़की को मिल रहा है। अब देखना सब फंक्शन में बस इसी की तारीफ करेंगे, हम सबको कोई पूछेगा भी नहीं। कुछ समय बाद गेस्ट आ जाते हैं। विद्या रॉयल सिल्क साड़ी पहनकर आती है। उसका चेहरा भी किसी महारानी की तरह चमकता है और सिर पर पल्लू रखकर आती है। सब मेहमान उसे देखते ही दंग रह जाते हैं। अरे वाह, कमला जी की नई बहू तो बिल्कुल रानी लग रही है। हाँ, सुनने में आया कि कमला जी इस बहू को रॉयल ट्रीटमेंट दे रही है जैसे किसी महारानी को दिया जाता है। देखो साड़ी भी कितनी खास है, लगता है पूरे फंक्शन की शान यही नहीं बहू है। तीनों देवरानियां एक किनारे खड़ी होकर जलती रहती हैं। अब तो सब इसकी ही तारीफ कर रहे हैं। सही कह रही हो, अब ये घर की रानी बन जाएगी। हमें भी कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी वरना सब इसकी ही तारीफ करेंगे। अगले दिन कमरे में हल्की हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं और धीमा म्यूजिक चल रहा था। तीनों देवरानियां आराम से स्पा चेयर पर लेटी रहती हैं। कोई हेयर मसाज करवा रही है, कोई फेस ट्रीटमेंट और कोई नेल एक्सटेंशन। उनके चेहरे पर शांति का पूरा मजा दिख रहा है। तभी धीरे से दरवाजा खुलता है और विद्या अंदर झांकती है। अरे आप सब ये क्या कर रही हैं? ये कैसी चीज होती है? ओ गवार, तुम्हें इतना भी नहीं पता ये स्पा कहलाता है, ये बड़े लोगों का शौक है। और तुम यहाँ से जाओ, अगर तुमने करवाया तो तुम्हारी स्किन और बाल खराब हो जाएंगे। गांव की औरतों को ये सब शोभा नहीं देता। सही कह रही हो, इसे छोड़ो, ये तो सरसों का तेल लगाकर ही खुश हो जाती होगी। इसे क्या समझ आएगा रॉयल स्पा का मजा। तीनों जोर जोर से हंस पड़ती हैं। विद्या हल्का सा झिझक कर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। तभी सास कमला देवी उसकी तरफ आती है। क्या हुआ बेटा विद्या, तू इतनी उदास क्यों है? मम्मी जी मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्पा क्या होता है और वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कभी करवाया भी नहीं। सास विद्या की बात से समझ जाती हैं कि क्या हुआ होगा। अरे नहीं बेटा, जरूरत होती है। सबको आराम और देखभाल का हक होता है। तू देखना तुझे स्पा कराने में कितना मजा आएगा। मैं तेरे लिए एक अलग से स्पेशल पैकेज वाली स्पा लेडी बुलाता हूँ। तीनों देवरानी कमरे से ये बात सुन लेती हैं। देख रही हो, आते ही इस नई बहू को महारानियों जैसी सुविधा मिल रही है। हाँ सही कह रही हो, गांव में तो इसने स्पा का नाम तक नहीं सुना होगा और अब देखो कितने मजे ले रही है। अब तो लग रहा है ये हमें भी पीछे छोड़ देगी। मम्मी जी से सर पर चढ़ा रही है। स्पा कराने के बाद विद्या के चेहरे पर जैसे नई चमक आ जाती है। उसके बाल रेशमी हो जाते हैं, चेहरा चमक उठता है और उसकी थकान पूरी तरह गायब हो जाती है। अब वो धीरे धीरे आईने के पास जाकर खुद को देखती है। अरे वाह, स्पा करवाने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। ये तो वाकई बहुत अच्छी चीज है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी लग सकती हूँ। देखा भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। कुछ समय बाद तीनों देवरानियां शॉपिंग के लिए तैयार होकर खड़ी थी। महंगे शॉर्ट ड्रेस, चश्मे और हैंडबैग्स लिए हुए तैयार थीं। चलो बहनों जल्दी निकलते हैं, मॉल में भीड़ बढ़ जाएगी तो हमारे लिए पर्सनल शॉपिंग एरिया खाली नहीं मिलेगा। हाँ, और आज तो बहुत बड़ा कलेक्शन लॉन्च हुआ है, हमें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और शॉपिंग के बाद सीधा कैफे जाएंगे। आज तो जमकर मौज मस्ती करेंगे। तीनों बाहर निकलने को ही होती हैं कि तभी विद्या पास आती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मम्मी जी मैं भी इनके साथ ही शॉपिंग पर चली जाऊं, मुझे भी घर के लिए कुछ सामान लेना है। सास सोफे पर बैठी अखबार पढ़ते हुए ऊपर देखती है और प्यार से मुस्कुराती है। हाँ बेटा क्यों नहीं, तू भी इनके साथ ही चली जा। विद्या की आंखें चमक उठती हैं, मगर तभी तीनों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और अचानक हंस पड़ती हैं।
नहीं मम्मी जी, हम विद्या को अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों बेटा, क्या दिक्कत है? मम्मी जी, अगर इसे अपने साथ ले गए तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। देखिए ना, ये गांव वाली सादी साड़ी और चप्पल में जाएगी, सब लोग हम पर हंसेंगे। और वैसे भी शॉपिंग के बाद हम थोड़ी मौज मस्ती भी करने वाले, ये हमारे साथ जाएगी तो माहौल खराब हो जाएगा। विद्या चुपचाप खड़ी हो जाती है, आंखें झुका लेती है और उदास हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। सास का चेहरा गंभीर हो जाता है। ठीक है, तुम लोग जाओ, विद्या को साथ मत ले जाना। तीनों देवरानियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं, मगर अगले ही पल सास खड़ी होती है और ऊंची आवाज में नौकर को बुलाती है। रामलाल, जरा जल्दी से गाड़ी मंगवाओ, और हाँ, नई गाड़ी और नया ड्राइवर चाहिए, वो सिर्फ मेरी विद्या बहू के लिए होगा। तीनों देवरानियां चौंक जाती हैं, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। नहीं मम्मी जी, विद्या भाभी हमारे साथ ही चली जाएंगी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? नहीं, अब विद्या को तुम्हारी गाड़ियों की जरूरत नहीं, इसके लिए अलग से नई गाड़ी और नया ड्राइवर आएगा और वो सिर्फ विद्या का होगा, समझी तुम लोग? विद्या चौंक कर सास की ओर देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी जी, आप मेरे लिए इतना सब कर रही हैं। बेटा, तो इस घर की बहू है और मेरे लिए सब बहुएं बराबर हैं। तुझे किसी के तानों की वजह से कभी कम महसूस नहीं होने दूंगी। तीनों देवरानी मुंह बनाकर चली जाती हैं। गाड़ी चलती है, मगर अचानक नैना गुस्से से बोल पड़ती है। क्या पता नहीं मम्मी जी इसको इतना महारानियों जैसा ट्रीटमेंट क्यों दे रही है? हम तो बचपन से अमीर हैं, फिर भी हमारे लिए इतना प्यार नहीं दिखाती। हाँ, सच कह रही हो। और देखो तो हमारी नंद भी तो हर समय इसी विद्या के पास चिपकी रहती है, इसके सारे काम करती है बड़े प्यार से, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। हाँ, और अब तो विद्या के लिए अलग गाड़ी और ड्राइवर भी आने वाला है। ऐसे चलेगा तो कल को ये घर की रानी बन जाएगी और हम बस तमाशा देखते रह जाएंगे। तीनों देवरानियां चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ जलन दिखती है। अगली सुबह विद्या पूजा पाठ करके सास के पास आती है। बेटा विद्या, आज तेरी पहली रसोई, जितना खाना तू आराम से बना सकती है उतना ही बनाना, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जी मम्मी जी। तभी नंद किचन में आती हैं और चंचल अंदाज में कहती हैं। अरे मम्मी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं भाभी की मदद कर दूंगी, आराम से मिलकर सब हो जाएगा। नहीं दीदी, तुम क्यों परेशान होगी, मैं कर लूंगी। अरे भाभी, मुझे मदद करने में मजा आएगा। दोनों बहन जैसी बातें कर रही होती हैं, तभी पीछे से तीनों देवरानियां किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर ताने देती हैं। वाह मम्मी जी, देख रही हूँ आप और आपकी बेटी मिलकर इस गंवार बहू की कितनी खिदमत कर रहे हो। सास गुस्से में उनकी ओर देखती है। हाँ मम्मी जी, हमें तो याद है जब हमारी पहली रसोई थी तब आपने हमसे भर भर के खाना बनवाया था। इतने गेस्ट आए थे कि सांस लेने तक का टाइम नहीं मिला था। सच कह रही हूँ बहन, हमारी बारी पर तो किसी ने मदद का नाम तक नहीं लिया, और आज नंद भी इसके साथ खड़ी है जैसे इस घर की महारानी यही हो। तीनों वहां से मुंह बनाकर जाने लगती हैं, तभी सास। नैना, तुम सुनो, बहू को तकलीफ ना हो इस वजह से तुम रोटी बनाओ, वो बस थोड़ा सा मीठा बना चुकी है तो उसका काम अब खत्म है। चलो विद्या बहू। नंद, सास और विद्या तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी नैना। नई बहू से तो मम्मी जी ने कोई काम करवाया ही नहीं, सारी जिम्मेदारी मुझे पकड़ा दी है। पता नहीं मम्मी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, हमेशा उसी की तरफदारी करती हैं। वो गुस्से गुस्से में रोटियां बेलकर तवे पर डालती है, फिर घी लगाने लगती है। तभी गलती से उसका हाथ तवे से टकरा जाता है और गर्म तवा उसके पैर पर गिर पड़ता है। बचाओ, बहुत जल गया। उसकी चीख सुनते ही विद्या दौड़ती हुई रसोई में आती है। हाय राम, नैना ये क्या हो गया? वो तुरंत नैना को सहारा देकर बाहर ले जाती है और सोफे पर बिठा देती है। पानी की कटोरी और मरहम लेकर आती है। बहुत प्यार से नैना का पैर साफ करके उस पर दवाई लगाती है। देखो, ज्यादा हिलना मत, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। नैना उसकी आंखों में देखती है और उसकी आंखें शर्मिंदगी से भर जाती हैं। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तो तुमसे हमेशा जलती रही क्योंकि मम्मी जी तुम्हें सबसे अलग तरह का व्यवहार देती है। मुझे लगता था कि तुम हमारी जगह ले लोगी, लेकिन आज तुमने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। विद्या हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे नैना, इसमें माफी की क्या बात है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और छोटी बहनें तो गलती करती ही रहती है, गलतफहमियां हो जाती है, लेकिन रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं। नैना आंसू पोंछकर विद्या को गले लगा लेती है। तुम सच कह रही हो विद्या, अब से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। नैना और विद्या एक साथ बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रही होती हैं। दोनों के बीच अब अपनापन और हंसी मजाक साफ दिखता है। थोड़ा दूर खड़ी भावना और रश्मि आपस में फुसफुसाते हुए बात कर रही होती हैं। कि नैना को क्या हो गया यार, कल तक तो विद्या को गंवार कहती थी और आज उसी के गुणगान कर रही है। हाँ यार, मैं भी देख रही हूँ, अजीब सी हो गई है, शायद इस विद्या ने कोई जादू कर दिया है उस पर। दोनों हल्की हंसी हंसकर वहां से चली जाती हैं। एक दिन भावना शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है। उसका छोटा बेटा आरव घर के बाहर सीढ़ियों पर खेल रहा होता है। मम्मी देखो, मैं कितना ऊंचा चढ़ गया।
लेकिन खेलते खेलते उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। हाँ मम्मी। उसी वक्त घर में विद्या मौजूद होती है। वो दौड़कर बाहर आती है और आरव को अपनी गोद में उठा लेती है। अरे बाप रे आरव बेटे, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, तू रो मत, मैं हूं ना। जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें अस्पताल जाना है। अस्पताल में डॉक्टर पट्टी बांधते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, बस हल्की सी चोट है। विद्या राहत की सांस लेती है और आरव के माथे को चूमती है। देखो बेटा, अब दर्द भी चला जाएगा, तुम बहुत बहादुर हो, रोना मत। हाँ बड़ी मम्मी, आई एम स्ट्रॉन्ग बॉय। विद्या आरव घर आ जाते हैं। वहीं भावना भी शॉपिंग करके घर लौटती है और जैसे ही आरव को पट्टी बंधे हुए देखती है तो घबरा जाती है। अरे आरव बेटा, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मैं सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन बड़ी मम्मी ने मुझे बचा लिया। भावना ये सुनते ही भावुक हो जाती है और रोने लगती है। विद्या मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितने ताने दिए, हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे को अपना बेटा समझकर उसकी जान बचाई। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अरे भावना, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? जैसे आरव तुम्हारा बेटा है, वैसे ही मेरा बेटा भी है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे का सहारा बने। भावना विद्या को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। तुम सच में बहुत बड़ी दिलवाली हो विद्या। आज से मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जेठानी नहीं, अपनी बहन मानूंगी। विद्या की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों गले मिल जाती हैं। एक दिन रश्मि अकेले सोफे पर बैठी होती है, चेहरा उदास। दोनों अच्छी हो चुकी देवरानियां नैना और भावना विद्या के साथ हंसी मजाक कर रही होती हैं। पता नहीं इन दोनों की आंखों पर कैसी पट्टी बन गई है। देखो तो कैसे इस गंवार विद्या के साथ बड़ी प्यार से बातें कर रही है। सच में मुझे समझ नहीं आता कि इस घर में सब इसके पीछे क्यों पागल हुए जा रहे हैं। वो गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। कुछ समय बाद घर में गेट टुगेदर पार्टी का माहौल होता है। पूरा हॉल रोशनी और सजावट से जगमगा रहा था। सास ने एक नई रॉयल मशीन मंगवाई होती है। ये देखो, मेरी बहू विद्या के लिए खास मशीन। इसमें खड़े होते ये बताएगी कि उसके लिए कौन से कपड़े और कौन सा हेयर स्टाइल परफेक्ट रहेगा। विद्या झिझकते हुए मशीन के सामने खड़ी होती है। मशीन की स्क्रीन पर उसकी इमेज आती है और तुरंत उसके लिए खूबसूरत ड्रेस और हेयर स्टाइल सजेस्ट करती है। उसी हिसाब से स्टाफ उसे तैयार करती है। बाकी तीनों देवरानियां भी अपनी अपनी डिजाइनर ड्रेसेस ले लेती हैं। रश्मि अपने कमरे में अपनी ड्रेस को प्रेस कर रही होती है। अचानक ड्रेस जल जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ये जली हुई ड्रेस पहन कर गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। वो बेड पर बैठकर सिर पकड़ लेती है। तभी विद्या कमरे में आती है। अरे रश्मि, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों? तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना, मेरी ड्रेस जो जल गई। विद्या मुस्कुराकर उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है। अरे पगली, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरे पास एक ड्रेस है जो मम्मी जी ने मुझे दी थी, वो बहुत सुंदर है और तुम उसमें बिल्कुल परियों जैसी लगोगी। वो ड्रेस तुम पहन लेना। विद्या कमरे में जाकर अलमारी से ड्रेस निकालकर रश्मि को लाकर देती है। पार्टी शुरू होती है। रश्मि वही ड्रेस पहनकर आती है जो विद्या ने दी थी। सब मेहमानों से देखकर तारीफ करते हैं। वाह, रश्मि तो आज कमाल की लग रही है, ड्रेस भी कितनी सुंदर है। रश्मि विद्या की तरफ देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। पार्टी खत्म होते ही रश्मि विद्या के पास आती है। विद्या मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, तुम्हारा मजाक उड़ाती रही, लेकिन आज समझ आ गया कि तुम कितनी दिलवाली हो। हाँ रश्मि, हम भी यही कहते कहते थक गए थे कि विद्या बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मानती ही नहीं थी। अब तो समझ आ गया ना। रश्मि सिर झुकाकर विद्या को गले लगा लेती है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें भी सबक मिल गया। अब मेरी बहुएं एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगी। अब हमारा परिवार पूरा हो गया, सब भाभियां एक दूसरे के साथ और सब खुशी खुशी रहेंगे। तीनों देवरानियां विद्या को गले लगाती हैं और पूरा परिवार मुस्कुराता है।